हेलो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में हम आपको यूपीटीटी के 10 ऐसे प्रश्नों को कराने जा रहे हैं जो यूपीटीटी की जितनी भी परीक्षाएं हुई है 2011 से लेकर के 2021 तक, इन सभी पेपर्स में ये प्रश्न लगातार रिपीट होते रहे हैं। आप कहेंगे सर वो कौन से प्रश्न हैं? देखिए, पहला प्रश्न स्थानीय मान और अंकित मान का, यह बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो यूपीटीटी के एग्जाम में हर बार आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन टॉपिक जो है आपका अभाज्य संख्या से, इससे भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद आपका विभाज्यता के नियम से, इसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्वेश्चन कई बार एग्जामों में यूपीटीटी में मैथ में पूछा गया, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। इकाई का अंक ये हर बार आता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। मैथ का हर बार इस तरह का क्वेश्चन संख्या पद्धति से पूछा जाता है। शून्यकों की संख्या निकालना, इसके बाद शेषफल प्रमेय से, और इसके बाद आपका इकाई का अंक हमने बताया आपको, और स्थानीय मान का योग, और इसके बाद आपका परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या है। जब दो संख्याएं दे दी जाती है उसके बीच परिमेय संख्याएं पूछते हैं, इससे भी प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। इसके बाद तो हम आपको बता दें इन सभी प्रश्नों को इस क्लास में हम आपको कराने वाले हैं। यदि आप भी यूपीटीटी 2026 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है आप लोगों का एग्जाम 2, 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित है। तो यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ आपका चाहे कितना भी वीक हो, एकदम हम बेसिक लेवल से आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और डेली शाम को जब आपको समय मिले हम आपको बता दें तब आप क्लास को देख सकते हैं। विवलिस कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। डेली शाम को आप कहेंगे सर कितने बजे क्लास मिलेगी, तो डेली शाम को आपको 7 बजे, शाम 7 बजे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, ये क्लास आप चाहे तो उस क्लास को देख सकते हैं, या जब आपको समय मिले इस हमारी क्लास से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ। मैथ का जो पहला लेसन है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से हर बार आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। ठीक है, आज कुछ ऐसे प्रश्नों को कराने वाले हैं जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। तो ये हमारी पहली क्लास है, क्लास नंबर फर्स्ट है, और आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैथ आपका चाहे कितना भी वीक हो, देखिएगा क्लास को, हमारी इस क्लास को आप देखिए, जरूर आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और मैथ में आप अच्छा स्कोर करेंगे यूपीटीटी परीक्षा में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और विदाउट डिले जो है आज की क्लास का ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। एक एक प्रश्न का हम कॉन्सेप्ट बताएंगे अच्छे तरीके से, और हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए स्थानीय मान और अंकित मान, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। जैसे यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया कि संख्या 45,678 45,678 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रश्न है। तो यहाँ पे कह रहा है इसने में 6 का स्थानीय मान और 6 का अंकित मान निकालिए, फिर उसके बाद अंतर करिए। अंतर मतलब घटाना निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे है हमारे पास 45,678 है, इसमें किसका स्थानीय मान निकालना भाई? 6 का यहाँ पे कह रहा है स्थानीय मान। तो हम लोग कैसे बचपन में स्थानीय मान ऐसे निकालते थे, 6 लिख लेंगे यहाँ पे, इंटू का साइन लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लेसिंग कर लेंगे। देखिए ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा। 6 किस प्लेस पे है? सैकड़े के प्लेस पे है। तो सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो हम लोग इसमें 100 का गुणा कर लेंगे, तो हमारा गुणा हो जाएगा 6 एकम 6 हो जाएगा, डबल जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा। तो 6 का स्थानीय मान आ गया यहाँ पे 600। फिर 6 का यहीं पे पूछ रहा है कि अंकित मान क्या होगा। तो देखिए अंकित मान क्या होता है, जो जिसका अंकित मान पूछा जाए वही स्वयं होता है। जैसे यहाँ पे 6 का अंकित मान पूछा है तो 6 सही होगा, मतलब 6 ही होगा। तो यहाँ पे 6 का जो अंकित मान हो जाएगा, 6 का अंकित मान कितना हो जाएगा? अंकित मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने कहा है हमने अंकित मान भी निकाल लिया, स्थानीय मान भी निकाल लिया, अब कह रहा है इसका अंतर निकालिए। अंतर मतलब होता है, अंतर मतलब होता है घटाना। क्या होता है? घटाना। तो चलिए घटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 600 रुपए में से 6 रुपए जाएगा तो कितना बचेगा? सिंपल सी बात है, 594 रुपए बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो इससे आपको हम लोगों को सीखना है, क्या सीखना है सर? कि इसमें स्थानीय मान निकालना, अंकित मान, और इसी अंकित मान का एक और नाम देता है जिसको आपको जानना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंकित मान का नाम है जो है जातीय मान। जातीय मान कई बार आपसे पूछ देता है जातीय मान। तो जो अंकित मान होता है वही जातीय मान होता है। जैसे मैं आपसे पूछ दूं इसमें 4 का
जातीय मान कितना होगा? तो कहेंगे सर 4 होगा, जिसका पूछा जाएगा वही होगा। मैं पूछूंगा कि 4 का अंकित मान कितना होगा? आप कहेंगे सर 4 होगा। 4 का जातीय मान कितना होगा? 4 होगा। बस स्थानीय मान बदलता रहता है। स्थानीय मान में उसकी जो प्लेस होती है वैल्यू, उससे गुणा किया जाता है। ये हो गया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, ये अभाज्य संख्याओं से पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। देखिए क्या प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो आप ये बताइए कि आप लोग की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमारी जो है 2 होती है। ठीक है। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर ये अभाज्य संख्या क्या होती है? सर प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? केवल 2। केवल 2 गुणनखंड हो। केवल 2 गुणनखंड हो, यानी फैक्टर हो, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हमारे पास है 2। ठीक है, ये हमारे पास है क्या? 2। इसके केवल 2 गुणनखंड है। एक तो 1 होगा और एक 2 खुद होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अभाज्य संख्या पहचानने का एक तरीका है। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? आप कहेंगे सर केवल 2 गुणनखंड होते हैं। आप कहेंगे सर वो दोनों गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? तो ये जो दोनों गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा इसका स्वयं होता है। ठीक है, यानी एक तो 1 होगा और एक उसका स्वयं से वो कटेगी। जैसे 2, 1 से तो कटेगी, हाँ सर कटेगी। 2 से कैंसिल होगी स्वयं से, हाँ। तो 2 हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो आपकी 2 होती है। ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन? एक स्वयं से कटे और एक 1 से कटे। तो चलिए सबसे यहाँ पे कितना लेना भाई? हमारे पास 5 लेना है। तो एक हमारे पास 2 हो गई, दूसरी 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है। देखिए 3 2 5 हो गया। अब आप कहेंगे सर बीच में 4 को क्यों छोड़ दिए हैं और 6 को क्यों आपने छोड़ दिया है? तो देखिए 4 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 4 1 से कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, 4 4 से भी कट जाएगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? इसके तो 3 गुणनखंड हो गए ना। तो कैसे अभाज्य संख्या होगी? अभाज्य संख्या कहती है कि केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। यहाँ पे देखिए 6 के कितने हैं? 1 से कैंसिल होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 6 से भी होगी। तो 6 के तो 4 गुणनखंड हो गए। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या है? आप कहेंगे सर केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। इन सभी के केवल 2 गुणनखंड है। एक तो 1 से, एक 2 से, एक 1 से, एक 3 से कैंसिल होगी और किसी से नहीं। एक 1 से कैंसिल होगा, ये 5 से, 1 से होगा 7 से, 1 से होगा 11 से होगा और किसी से नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबको जोड़ लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, बीच में प्लस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए 3 और 2 5, 2 और 3 5 5 10 10 और 7 17, 17 और ये 11 जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास 7 1 8, 1 1 2 हो जाएगा। तो 28 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा मोटो ये नहीं था कि ये प्रश्न पूछा गया कि 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। हमें ये जानना था इस प्रश्न में कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इससे जरूर आप जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया आपसे प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न और ये है आपके पास विभाजता के नियम से। विभाजता के नियम से यानी डिविजिबिलिटी रूल से हर बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा है कि यदि संख्या आपकी 517 यहाँ पे दिया है और 324 अंक 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पे स्टार के स्थान पे सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मैंने आपको जो है विभाजता का नियम पढ़ाया है। विभाजता का नियम 3 का क्या है? कोई संख्या 3 से कट जाएगी, चाहे कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो। इसका रूल क्या होता है? तो इसका रूल ये होता है कि सभी अंकों को आपस में जोड़ दीजिए। जितने भी अंक होते हैं सभी अंकों को आपस में जोड़ दीजिए और अपान 3 से भाग दे दीजिए। तो आपको पता चल जाता है कि वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। जैसे यहाँ पे दिया है 5 1 7, फिर यहाँ पे स्टार दिया है 3 2
4। और ये कह रहा है कि ये जो संख्या है, ये संख्या पूरी क्या है, 3 से पूर्णतः अगर विभाजित है तो इस स्टार की जगह पे सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सबको जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस यहाँ पे स्टार है, स्टार को प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 और इन सभी में हम 3 का भाग देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 5 1 6, 6 और 7 13, स्टार को नहीं जोड़ पाएंगे। 13 और 3 16, 16 2 18, 18 और 4 22, 22 प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पे स्टार है, अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए भाई, आप लोग हमको एक चीज ये बताइएगा कि इस 22 में आगे कौन सी संख्या जोड़ दें। 22 में आगे कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें जो 3 से कट जाए। तो कहेंगे सर 22 के आगे तो 23 आता है कि नहीं आता है। तो जब 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23 होगा। 23 3 से कटेगी नहीं सर, कटेगी। तो इस स्टार की जगह 2 रख के देखिए अपने मन से। आपको 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख के देखना है। तो जब यहाँ पे स्टार की जगह 0 रखेंगे तो 22 प्लस 0 22 होगा। 3 से कटेगा, 3 के पहाड़ी में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। आप कहेंगे नहीं सर आएगा, इसका मतलब 0 नहीं होगा। 1 रख के देखिए 22 और 1 23 होगा। तो 23 भी 3 से नहीं कटेगा, 3 के पहाड़ी में नहीं आएगा। चलिए 2 को रख के देते हैं। तो 22 प्लस स्टार की जगह 2 रख लेते हैं बटे 3। 22 2 कितना हो जाएगा 24 बटे 3, यानी 24 3 के पहाड़ी में आ जाएगा, 3 वाटे 24। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस स्टार के जगह 2 हो जाएगा। क्यों? जब हमने स्टार के जगह 2 रखा तो ये संख्या पूरी 24 हो गई, 24 3 से कट जाएगी। तो इसका मतलब आंसर हमारा 2 होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो अपरिमेय है। यहाँ पे 22/7 दिया है, 3.14 पाई दिया है और 4 दिया है। तो देखिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं 22/7 को। तो ये हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। अब आप कहेंगे सर क्यों यह परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या की क्या पहचान होती है, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके और नीचे q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए 22/7 ये p हो गया, ये q हो गया और नीचे 0 नहीं है, इसे आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद 3.14 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 314, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, अपान यहाँ जहां पॉइंट है वहां पे 1 लिख लीजिए, पॉइंट के पीछे 2 लोग हैं तो यहाँ पे 2 को 0 लगा लीजिए। तो इसको भी देखिए p बटे q के रूप में लिख लिए और यहाँ पे q का मान जो है आपका 0 नहीं है। तो ये भी आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से 4 को जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 4/1। तो ये हो गया p, ये हमारा हो गया q और नीचे q का मान 0 नहीं, इसलिए ये भी हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन पाई, पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई आपकी एक कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर होती है। कई बार आप इससे एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन कि पाई क्या है। तो याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14 वो आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, ये वाला क्वेश्चन तो मिस्टेक था। हाँ, यहाँ पे शून्य की संख्या, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है शून्यकों की संख्या निकालने के लिए। यहाँ पे प्रश्न कुछ इस तरह से है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 100 है। ठीक है, ये प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया है यहाँ पे। तो कह रहा है कि अंत में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए हम आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। जब भी इस तरह का प्रश्न दे दे और आपसे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या बताइए कितने शून्य हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या किया करिए, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू जो दी गई है इसमें 5 का भाग दे लेंगे। कितने का, 5 का 100 में। चलिए 5 में 100 में 5 का भाग दे करके देखिए कितनी बार भाग जाएगी, 5 दूना 10, यहाँ पे कट जाएगा 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जब हमने जो है भाग दिया 100 में, कितनी बार भाग गए, 20 बार भाग गए। पहले हमने 100 में जो है हम 5 का भाग दे लेंगे, तो हो गया हमारा 5 दूना 10, यहाँ पे 20 हो गया। आप तब तक भाग देते रहेंगे जब तक इसकी जो वैल्यू है, जितनी बार भाग जा रही है, 5 से कम ना आ जाए। बताइए 5 से ज्यादा है कि नहीं है, तो फिर 5 का भाग इसमें देंगे। 20 में चलिए भाई 5 का भाग दीजिए, 5 चौको 20। देखिए ये 4 आ गया, अब भाग जाएगी, नहीं जाएगी। तो आपको भाग तब तक देते रहना है जब तक भाग जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ये 4 आ गया,
और ये 5 का भाग अब 4 में नहीं जाएगी क्योंकि छोटा है। तो अब एक काम करना है, सबको जोड़ लेना है, 20 को और यहाँ पे 4 को, जितनी बार भाग गई है तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। 24 जीरो आपके हो जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। समझ में आया? आप कहेंगे नहीं सर समझ में नहीं आया, क्या करना है? देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो दिया गया रहेगा उसमें कितने का भाग दे दीजिएगा, 5 का भाग दीजिएगा, और 5 का भाग तब तक देते रहिएगा जब तक भाग जाती रहेगी, बस दशमलव में नहीं भाग ले जानी है। तो देखिए हमने 100 में 5 का भाग दिया, 20 बार गई। फिर देखिए 20 में 5 की भाग जा सकती है, फिर हमने 20 में 5 का भाग दिया, 4 बार भाग गई, गई कि नहीं? हाँ सर गई। अब 4 में 5 का भाग नहीं जा सकती, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब 20 और 4 जितनी बार भाग जाए गई रहेगी उसको जोड़ लेंगे, तो 20 और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? हाँ सर। तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए 5 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 5 का भाग देते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है? 5 का भाग देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए शानदार बेहतरीन प्रश्न, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम से हर बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। इसका मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, आप कभी भी गलत आपका नहीं होगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न ये है कि 67 की पावर, यहाँ पे 67 यानी 67 के पावर 67 प्लस 68 को किससे भाग दीजिए भाई, को 68 से भाग देना है, 68 से भाग दिया जाए, ये प्रश्न आपके पास है। तो कह रहे हैं भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, ये पूछा है कि तो तब शेषफल कितना हो जाएगा, आपको बताना है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। अब मैं देखिए एक प्रश्न, एक चीज पूछ रहा हूं, आप लोग बताइएगा उसको जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 8 प्लस 10 और इसमें मैंने कह दिया 2 का भाग दीजिए, तो आप इसको कैसे भाग देंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 8 में 2 का भाग देना है, मतलब 8 में जो है 2 का भाग देना है, 10 में भी 2 का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/2 प्लस 10/2, अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखिए 2 चौक को 8, यहाँ पे 2 पांचे 10, कितना आया आंसर हमारा 9। इसको हम डायरेक्ट जोड़ते 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग देते तब भी 9 आता। आता कि नहीं होता? हाँ सर आता। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे दिया है 67 के पावर 67 प्लस 67 अपान 68 का इसमें भाग देना है। इसका मतलब इस 68 का भाग इसमें भी है, इस 68 का भाग इसमें भी है, दोनों में है। जैसे इस 2 का भाग 8 में भी था, इस 2 का भाग 10 में भी था। तो चलिए भाग दे लेते हैं। तो 67 के पावर यहाँ पे 67 अपान 68, ठीक है, प्लस 67 अपान यहाँ पे 68, अलग अलग कर लिए। हाँ सर अलग अलग कर लिए। अब भाग देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस 67 में 68 का भाग देना है? हाँ सर। देखिए 67 में जो है 68 का भाग देंगे, यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगी? कहेंगे सर कैसे भाग जाएगी, ये तो कम है ये ज्यादा है। जाएगी भाग, माइनस में जाएगी, माइनस में जाएगी भाग। एक बार भाग जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ सर जा सकते हैं, लेकिन माइनस में लेते जाइए। तो यहाँ पे 68, ठीक है, एक बार भाग जाएगी, हाँ सर। यहाँ पे 68 लिख लेंगे, हाँ सर। उसके बाद घटाना है, तो जो हमें घटाना है 68 में से 67 को घटाना है, न कि 67 में से 68 को घटाना है। जब हम 68 में से 67 को घटाएंगे तो यहाँ पे -1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 68 ज्यादा, इसके सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है? अरे भाई जैसे आपको ये घटाना करना है, 2 - 3 ये घटाना है, तो आप घटा लेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन कौन सा नंबर ज्यादा है? आप कहेंगे सर 3 ज्यादा है, 3 के सामने माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो जो डिजिट या जो अंक ज्यादा होता है उसके सामने वाले साइन को लगाया जाता है। तो यहाँ पे 68 ज्यादा था इसलिए माइनस लगाएंगे। तो जब हमने 68 का भाग इस 67 में दिया तो माइनस एक बार भाग गई और पावर में यहाँ पे 67 हो गया। सेम कंडीशन 68 का भाग 67 में देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी? माइनस एक बार भाग जाएगी। हाँ सर इतनी बार भाग जाएगी। उसके बाद देखिए एक का गुणा, वन का गुणा 1 में 67 बार करना है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई चाहे आप कितने भी टाइम्स कर लीजिए, चाहे कितने भी टाइम्स, 1 ही आएगा। हाँ सर 1 आएगा। अब बात आती है सर यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा? अरे भाई एक का गुणा 1 में 67 बार करना था, तो 1 का गुणा 1 में 67 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे सर माइनस आएगा कि प्लस, उसका एक रूल है, ध्यान से समझिएगा। अगर इसकी पावर, ये जो पावर है यहाँ पे, ये अगर ये सम रहेगा, क्या रहेगा ये जो पावर है अगर ये सम रहेगा तो इसका आंसर प्लस में आएगा। अगर ये पावर विषम रहेगा तो इसका आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो बताइए ये जो पावर है ये सम है कि विषम है? जो 67 है, 67 है, ये सम संख्या है कि विषम संख्या? तो कहेंगे सर विषम संख्या।
क्यों? क्योंकि यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो जब विषम है तो इसका आंसर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, वहां पे 1 हो जाएगा। माइनस और माइनस समान चिन्ह जुड़ जाएगा, एक और एक मिलकर के 2 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -2 आएगा। लेकिन इसका शेषफल जो है हमारा -2 आएगा। लेकिन नियम ये हुआ है कि जो शेषफल होता है वो माइनस में कभी नहीं होता है, जो शेषफल होता है वो माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो हम करते क्या है, जिससे भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिससे भाग देते हैं उससे उसको घटा लेंगे। तो 68 में से इसको 2 को घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा आंसर। तो 66 यहाँ पे आंसर दिया है। ठीक है, समझ में बात आई होगी आप लोगों को, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है, इसमें आपको 68 का भाग देना था, तो रूल ये है कि जैसे आप इसमें 2 का भाग देना है तो 2 का इसमें भी भाग देना है, 2 का इसमें भी, तो दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने भी क्या किया है, इसको अलग अलग कर लिया। ठीक है, इतना बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। फिर यहाँ पे 67 में 68 का भाग देना है, तो 67 में 68 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगी, लेकिन भाग ले जाएंगे, एक बार भाग जाएगी। यहाँ पे 1 का गुणा 68 में करेंगे, 68 हो जाएगा। अब ये इसमें से नहीं घटेगा, लेकिन इसमें से ये घटेगा, तो 68 में से 67 जाएगा तो 1 होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। तो जब हमने इसका इसमें भाग दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। इस -1 के पावर अब 67 हो गया। सेम वही कंडीशन, इसका इसमें भाग देना था, इसमें भाग दिया तो यहाँ पे -1 आ गया। ये 67, ये जो पावर है आपको पता है ये सम है कि विषम है? तो आप कहेंगे सर विषम है। अगर विषम रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा, सम रहेगा तो प्लस में आएगा। अब यहाँ 1 का गुणा 1 में 67 बार करना था तो 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 67 आपका ऑड है, मतलब विषम है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, और 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, -2। तो हमारा आंसर -2 आ रहा था, लेकिन जो शेषफल होता है वो माइनस में नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिससे भाग देते हैं, किससे भाग दें, 68 से, उसी को इसमें से घटा लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। तो 68 में से -2 घटा लिया, यहाँ पे 67 हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ये 66 आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको लगा लेंगे। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं आप लोगों को, लगाइएगा आप लोग। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 45, ठीक है, पावर 45, हाँ पावर 32 प्लस 43, यहाँ पे 45 है, भागे यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ 44। इसको आप लोग लगा करके आंसर बताइएगा। ठीक है, प्रयास करिएगा, देखिएगा इसको आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न कुछ इस तरह से है, कुछ एरर है प्रश्न। 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58, ठीक है, ये है। कह रहा है इसमें इकाई का अंक बताइए, इसमें जो है इकाई का अंक बताइए, कैसे लगाएंगे? देखिए आप लोग प्रयास करिए, कैसे लग सकता है भाई, कैसे लग सकता है ये? देखिए इसको लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। जब भी आपसे इकाई का प्रश्न अंक पूछे तो आपको एक काम करना है, ये जो घात होती है, ये ऊपर जो होती है इसको घात बोलते हैं। इस घात में आपको 4 का भाग देना है और इसका शेष पता करना है। क्या पता करना है? शेष पता करना है, यानी आपको शेष से जरूरत हो जाएगी। तो चलिए भाई 95 में आप किसका भाग दीजिए, ये घात है 95, इसमें 4 का भाग दीजिए। चलिए सर 95 में 4 का भाग दे लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 4 दूना 8, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 5, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 3। शेषफल कितना बचा? 3 बचा। तो जब इसमें हमने भाग दिया तो शेष कितना आया यहाँ पे? तो कहेंगे सर शेष हमारा 3 बचा। तो बस इसी शेष की जरूरत है। किसकी जरूरत होती है? भाग देने के बाद शेष की। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, पावर यहाँ पे 3 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बस शेष चाहिए, ये शेष माइनस ये 3 है, 3 रहने देंगे, पावर यहाँ पे भी ये क्या है 58 है, इसमें घात है ना, इसमें कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो चलिए भाई 58 में 4 का भाग दे लेते हैं। कहीं पे 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2। बस इसी शेष की जरूरत हमको है, इस शेष की। इसके पावर यहाँ पे 2 लिख लेंगे। बस कुछ नहीं करना है, जो घात दी गई रहती है इस घात में 4 का आप भाग दिया लिया करिए और इसका शेष निकाल लिया करिए। शेष यहाँ पे हमने निकाल लिया 2। 7 का 7 में 3 बार गुणा है, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, माइनस 3 का 3 में 2 बार गुणा है। तो चलिए जब 7 7 49, 49 7 कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 तरीके 9 हो जाएगा।
अब घटा लीजिए, 343 में से 9 को घटाते हैं, ये इससे नहीं घटेगा, इसे कैरी ले लेगा, 13 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यही ना, कुछ गलत हो गया क्या भाई? यहाँ पे 3 बच जाएगा ना, 334 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे एक कैरी दिया, 334 आ जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इकाई का अंक बताइए। ये 334 में 334 में इकाई का अंक क्या है? आप कहेंगे इकाई का अंक 4 है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो ये जो घात दी गई रहेगी इसमें 4 का भाग देके शेष पता कर लीजिएगा। शेष, तो हमने शेष यहाँ 3 पाया, यहाँ पे 2 पाया। आगे का प्रोसेस इस तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीटीटी में पूछा जाता है, ये देखिएगा। सॉरी, कह रहा है कि अस्थानीय मान का योग, ये जो दिया गया इसमें 3 का अस्थानीय मानों का योग क्या हो जाएगा? तो बहुत ही सिंपल है अस्थानीय मान निकालना, बचपन में हम लोग सीखे थे। हाँ सर, चलिए 3 जहां जहां है उसका अस्थानीय मान निकालिए। यहाँ पे 3 है, हाँ सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 था, 3 यहाँ पे 3 है, हाँ सर 3 है, यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे 3 इंटू लिख करके रेडी रहिए। ये देखिए आपके पास इकाई है, ये आपके पास दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे 3 किस प्लेस पे है? दहाई पे है, तो 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 किस प्लेस पे? 1000 प्लेस पे है, तो 1000 का गुणा करेंगे 1000 का, तो यहाँ पे 3 एक कम 3 और यहाँ पे 000 हो जाएगा। अब ये गलती जानते हैं क्या होगा आपसे? गलती आपसे जोड़ने में हो जाती है, जल्दी जल्दी में लगाने को सब लोग ऐसे लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन इतना क्लोजेस्ट देगा ना कि गलत हो जाएगा। अब जोड़ना है तो आप नीचे ऊपर लिख करके जोड़िएगा। यहाँ पे 3000, इसके बाद 30 लिखना है, 30 यहाँ पे लिखेंगे, जोड़ लेते हैं 0303, यानी 30 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर बी में। क्या पूछा था? योग। योग मतलब क्या है भाई? जोड़ना था, सबको जोड़ करना था, प्लस करना था। ठीक है, इस तरह से इसको लगा लेंगे। चलिए भाई, परमेय संख्याओं के बीच संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। हम आपको एक इसका फार्मूला बता दे रहे हैं, कई बार एग्जामों में प्रश्न आया हुआ है, एक फार्मूला बता दे रहे हैं, उससे आप इसको बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या है यहाँ पे, देखिए जब भी आपसे प्रश्न में दो संख्याएं दे दे, दो संख्या, और उसके बीच परमेय संख्या निकालने के लिए कहे तो उसका फार्मूला क्या है? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या, परमेय संख्या ज्ञात करने का फार्मूला, फार्मूला क्या है? एक काम क्या करिए, दो संख्याओं के बीच, दो, एक संख्या इधर दिया, एक संख्या इधर, और उसके बीच पूछ रहा है कि कौन सी परमेय संख्या होगी, तो दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए और बटे 2 कर लिया करिए। ठीक है, तो यानी दोनों संख्या, मान लीजिए एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, दोनों को जोड़ लीजिए और बटे क्या कर लीजिए? 2 कर लिया करिए। बस यही वो फार्मूला यही है, बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 1/2 और 3/4 के ठीक मध्य की परमेय संख्या क्या होगी? तो एक संख्या 1/2, दूसरी संख्या 3/4, दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे और बटे क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस 3/4, अब बटे 2 कर लिए, सेम वही चीज। हाँ सर, तो यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पे आगे लगा लेते हैं, यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, अपान हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 एक कम 4, 3 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। आगे लगा लेते हैं, 3 और 2 5, बटे क्या हो जाएगा? 4, बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये भिन्न का सवाल था, हमने इसको लगा लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि अगर कोई भी चीज ए बटे बी बटे सी बटे डी के रूप में दी है, 4 तल्ले के रूप में दी हुई है, तो यहाँ पे जो ऊपर का 2 तल्ला है ये तो रहता ही है, ये नीचे के जो 2 तल्ले हैं ये भागे के रूप में है, ऊपर जाता है तो यहाँ गुणे के रूप में होता है, तो ये सी अपान डी है तो ये हो जाता है डी अपान सी, इस तरह से हो जाता है, यानी ये पलट जाता है, ये सी अपान डी है, ऊपर जाता है तो डी अपान सी होता है। सेम इसी तरीके से 5/4 तो था ही, लेकिन यहाँ 2/1 है, देखिए 2/1 है, ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो गुणे 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/4 दूना 8 हो जाएगा, 5/8 हमारा आंसर, ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। तो इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। और जब भी आपसे पूछा जाए कि दो परमेय संख्याओं के मध्य एक परमेय संख्या निकालनी है, तो दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ लीजिए और बटे 2 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन एक प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, मैं आपको बता दूं, इस वाली लाइन को अगर आप ध्यान से सुन ले गए तो हो सकता है मे बी पॉसिबल इस तरह का प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनिएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। पूछा था दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है, एक परिमेय संख्या ये है, दूसरी परिमेय संख्या ये है। दोनों परिमेय संख्याओं के बीच आपकी अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। कितनी? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, आपको याद रखना है। कई बार ऐसे ही वन लाइनर पूछ लेता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आपका आंसर होगा अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपके प्रश्न थे जो मैंने आपको कराया। यूपीटीटी की ये पहली क्लास थी मैथ की, और कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ जो यूपीटीटी में पूछे जाते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आता है भाई। इकाई का अंक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अभाज्य संख्या से प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्थानीय मान अंकित मान से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कुछ क्लास का शेड्यूल बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। जो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। विमलेश कोचिंग क्लासेस, ये सारी क्लास वहीं पे मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, प्रतिदिन आपको जो है यूपीटीटी 2026 के लिए, यूपीटीटी 2026 के लिए अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट के लिए या पेपर सेकंड के लिए, तो जो है प्रतिदिन जो है शाम को जो है 7 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी, मैथ। ठीक है, उसके बाद 8 बजे आपको ईवीएस पर्यावरण, फिर उसके बाद 9:30 पे आपको हिंदी, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। फिर उसके बाद आपकी 10 साढ़े 10 बजे क्लास होगी। ठीक है, ये रात रात में आपकी जो है कि सीडीपी मतलब बाल विकास के लिए, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। ठीक है, तो ये क्लास का शेड्यूल है। और एसएसटी सोशल साइंस के लिए भी क्लास लगी हुई है, तो उसकी क्लास का शेड्यूल हम बता देंगे कब होगा। तो बाकी ये जो क्लास है ये दोनों लाइव क्लास चलती है, ये जो तीनों क्लास है ये आपकी लाइव क्लास है, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट कराते हैं। ठीक है, तो यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप लोग ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए। और प्रतिदिन शाम को मैथ पढ़ने के लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे क्लास मिलेगी। जब आपको समय मिले तो आप मैथ पढ़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट हम बना देंगे, प्लेलिस्ट का नाम भी कल बता देंगे, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट। क्लास स्टार्ट हो गई है, एकदम बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।